गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिससे संबंधित कुछ वीडियोज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वो है रीजनल प्लानिंग से जुड़े हुए। और ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, विशेषकर जो पीजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या किसी विश्वविद्यालय के अंदर जो सेमेस्टर सिस्टम होता है, वहाँ पर रीजनल प्लानिंग एक सेपरेट विषय के रूप में चलता है। साथ ही विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जहाँ इस नियोजन से संबंधित सवाल, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पूछे जाते हैं। और ये जो विषय इतना ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है, जो नियोजन की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर किसी भी विषय, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इवन जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषय, चाहे सोशियोलॉजी हो, वहाँ सभी पर ये जो नियोजन है या प्रदेश की जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश की संकल्पना को समझने से पहले ये जो संकल्पना का जो विकास हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करें तो ये जो नियोजन या प्रादेशिक नियोजन या रीजनल प्लानिंग, ये जो विषय है, बेसिकली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट होती है, सतत विकास की जो कॉन्सेप्ट होती है, या किसी भी क्षेत्र के अंदर जो रीजनल डिस्पैरिटीज जो मिलती है, उसको दूर करने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो चाहे ग्रीक्स हो चाहे रोमन्स हो, जब भूगोल का विकास, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब आप किसी कंपटीशन की एग्जाम देते हैं और आपका एक विषय भूगोल होता है, तो ज्योग्राफिकल जो थॉट है, भौगोलिक जो चिंतन है, उस पेपर को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे किसी भी कॉन्सेप्ट के ओरिजिन को समझना आसान होता है, उस संदर्भ को समझना आसान होता है। तो जब ग्रीक्स की बात करते हैं, रोमन्स की हम बात करते हैं, तो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट में इस रीजन की जो कॉन्सेप्ट है, प्रदेश की जो कॉन्सेप्ट है, वो एक अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में भी निकल कर आती है। ये विषय जब विकास की अवस्थाओं से गुजरता गया, तो इसमें स्पेशलाइजेशन आता गया, विशिष्टीकरण आता गया, और वो प्रदेश की जो संकल्पना है, वो नियोजन की प्रक्रिया से जुड़ गई। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, चाहे वो हेरोडोटस हो, चाहे वो स्ट्रैबो हो, और उसके बाद जो आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के संदर्भ में बात हम जब करते हैं, तो रीजनल या रीजन की जब बात करते हैं, प्रदेश की संकल्पना की बात करते हैं, तो कार्ल रिटर का जो रोल था, बहुत महत्वपूर्ण रहा। कार्ल रिटर ने रीजन की कॉन्सेप्ट को एक मेथोडोलॉजी के रूप में एक्सेप्ट किया, या भूगोल के अध्ययन के अंदर एक विधि तंत्र के रूप के अंदर प्रदेश की संकल्पना को अपनाया। अब यहां चाहे वो रिटर हो, चाहे वो रेडजेल हो, या फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की जब हम बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो लोग संभववाद की संकल्पना से ज़्यादा जुड़े हुए थे, जबकि जो जर्मन जो ज्योग्राफर्स थे, वो निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म की कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो जब रीजन या प्रदेश की संकल्पना का अध्ययन के स्तर पर हम देखते हैं, तो जर्मन जो भूगोलवेत्ता निश्चयवादी अवधारणा से जुड़े हुए थे, यानी प्रकृति प्रदत्त या प्रकृति की प्रभावशीलता को अधिक स्वीकार कर रहे थे। तो प्रदेश की संकल्पना के अंदर भी प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना का जो विकास जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया, वैसा जो प्रयास था, वो फ्रांस के अंदर नहीं हुआ। उसके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्वरूप थे और प्राकृतिक जो प्रदेश के बीच के अंदर संबंधों को स्थापित करते हुए, कहीं न कहीं जो संभववाद की जो कॉन्सेप्ट थी, उसको वाइडल डी ब्लास की जब हम बात करते हैं, तो वो इसी को, उनका जो एक बुक थी ज्योग्राफिक यूनिवर्सल, उन्होंने एक शब्द यूज लिया, ब्लास ने, वाइडल डी ब्लास ने, पेज, जिसका मतलब ही जो है प्रदेश होता है।
और ये जो प्रदेश की संकल्पना वाइडल डी ब्लास की थी, वहां पर नेचुरल रीजन्स के साथ साथ किसी भी क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक जो होते हैं या प्राकृतिक सामाजिक कारकों के मध्य के अंदर जो एक अंतर संबंध हमें देखने को मिलता है, तो उन पहलुओं को भी उन्होंने शामिल किया। इसी डेवलपमेंट की कड़ी की अगर हम बात करें तो इस रीजन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम हर्बर्टसन को ले सकते हैं, हम हैटनर को ले सकते हैं, हम हार्टशॉन को ले सकते हैं। इन सब ने इस रीजन और रीजनल जो कॉन्सेप्ट है उसके डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण जो रोल था वो प्ले किया। यही बात हमने इस स्लाइड के अंदर भी आपको बताने की कोशिश की है। जैसे हमने कहा कि जो ग्रीक्स की बात की हमने, तो हमने हेरोडोटस की कर सकते हैं, हम रोमन्स की बात करते हैं, स्ट्रैबो की कर सकते हैं। रेटर की जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि एक क्षेत्रीय इकाई जो भौगोलिक तथ्यों के विश्लेषण का आधार होती है वही रीजन होता है, वही क्षेत्र होता है। रेडजेल और हैटनर की बात करते हैं तो क्योंकि ये डिटर्मिनिस्ट थे, हमने पहले कहा आपसे, और ये अपने अध्ययन के अंदर, प्रादेशिक अध्ययन के अंदर जो प्राकृतिक जो तत्व थे उनके ऊपर इन्होंने प्रदेश की संकल्पना के अंदर ज्यादा बल दिया। ठीक वाइडल डी ब्लास की हमने बात की, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था, पॉसिबिलिज्म का प्रभाव ज्यादा था और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को भौगोलिक विश्लेषण का आधार माना। और इन्होंने ज्योग्राफी यूनिवर्सल जो इसकी बहुत प्रसिद्ध बुक थी उसके अंदर पेश शब्द का प्रयोग किया, जैसा कि हमने बताया, जिसका मतलब ही प्रदेश होता है। हर्बर्टसन की बात करें तो इन्होंने साफ कहा, जब क्षेत्र की संकल्पना या प्रदेश की संकल्पना की बात की, तो क्षेत्र जहां भूमि, जल हो, वायु, वनस्पति और जीव जंतुओं तथा मानव के बीच एक क्षेत्रीय रीजनल सह संबंध उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी तरह का जो प्रयास था, हम डिकिंसन की बात करें, इनकी बुक थी सिटी, रीजन एंड रीजनलाइजेशन। इसके अंदर प्रदेश विशिष्ट को आर्थिक समरूपता का इन्होंने एक जो रीजन को जो डिफाइन करने की बात की उसके अंदर उसको आधार माना। और वहाँ की भौतिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अंदर जो सिमिलरिटीज जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसी तरह के जो प्रयास थे अमेरिका के अंदर, जो वहाँ की रीजनल प्लानिंग से जुड़ी हुई जो कमेटी थी या नियोजन जो समिति थी, उन्होंने भी प्रदेश की संकल्पना को स्वीकार किया नियोजन के संदर्भ में। तो इस तरह से अगर हम देखें ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन विभिन्न विद्वानों ने अपने समय परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि किसी भी विषय की जो समझ जो होती है वो समय के साथ परिवर्तित होती है, वो जो नियोजन या क्षेत्र या रीजन की जो कॉन्सेप्ट थी, जो एक ज्योग्राफिकल स्टडी से लेकर आज के समय के अंदर एक विजन ओरिएंटेड डेवलपमेंट या विजन ओरिएंटेड प्लानिंग की जो कॉन्सेप्ट जो जुड़ी हुई है, जिसको हमने बहुत सारे लेवल्स के अंदर डिवाइड करके एक डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है, तो रीजन या प्रदेश की संकल्पना आज रीजन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आ गई है और एक विषय के रूप में, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में इसकी एक विशिष्टता आज भी बनी हुई है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें या हम जब रीजन को हम डिफाइन करते हैं, तो सामान्य बात जो प्रदेश की बात करते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी अपने एक स्पेसिफिक या कुछ विशिष्ट क्वालिटीज होती हैं, जिसके कारण वो अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से अलग होता है। उन विशिष्टताओं के आधार पर तो वो उस क्षेत्र को विशिष्ट बनाता है या उस क्षेत्र को एक प्रदेश के रूप के अंदर उसको डिफाइन करता है। और जो रीजन जो होता है उसकी एक निश्चित सीमा होती है। लेकिन यहां क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम सीमा की बात करते हैं तो हमने जब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को समझते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट जो होती हैं उनको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक हमने आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हमने कहा था कि एक सीमा होता है और एक सीमांत होता है। तो सीमा एक लाइन होती है और वो एक निश्चित दो भागों को पृथक करने का काम करती है। जब सीमांत एक क्षेत्र होता है, एक संक्रमण क्षेत्र होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, तो जब हम प्रदेश को निश्चित करते हैं उसकी सीमाओं को, और जब प्रदेश के अंदर आर्थिक सामाजिक कारकों को समावेशित करते हैं, तो वहाँ एक सीमा के रूप में उसको निश्चित करना
संभव नहीं होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रदेश का जो क्षेत्र होता है उसको अगर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वो एक सीमांत के रूप में होता है, क्योंकि उसका एक ट्रांजिशन फॉर्म हमें देखने को मिलती है, चाहे वो नेचुरल रीजन्स हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक कारण के आधार पर डिफाइंड रीजन हो। अगर हम ये कहें कि एक रीजन है जो स्पेसिफिक फिजियोग्राफी के आधार पर कोई पर्वत है या कोई पठारी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, तो उसकी सीमा को सुनिश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि जहां एक मैदानी क्षेत्र समाप्त होता है तो वहां पर मैदानी और पर्वतीय या मैदानी या पठारी जो क्षेत्र होते हैं एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम कई बार कहते हैं जब प्रदेश को सुनिश्चित किया जाता है, उसका डिमार्केशन किया जाता है, तो कहीं न कहीं वो सीमांत की जो कॉन्सेप्ट होती है, एक संक्रमण क्षेत्र की जो क्षेत्र होता है, एक भौगोलिक जो क्षेत्र होता है जहां पर विभिन्न तरह की पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जो समरूपता होती है उसमें संक्रमण हमें देखने को मिलता है। जब विशेषताओं की प्रदेश की बात की तो ये कहा कि निश्चित सीमा, यानी हम उसको कह सकते हैं कि जब हम उसका डिमार्केशन करते हैं तो वहाँ एक सीमांत की जो कॉन्सेप्ट है वो उससे जुड़ी हुई रहती है। कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिसके अंदर उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर एक लक्षण हो सकता है, एक से अधिक लक्षण हो सकते हैं, तो उसमें हमें समरूपता देखने को मिलती है। एक से अधिक तथ्यों में समानता हो सकती है। और किसी भी प्रदेश की जब सीमाओं का निर्धारण किया जाता है तो एक निश्चित उद्देश्य के आधार पर, और एक निश्चित जो उद्देश्य होता है, तो जब नियोजन की हम बात करते हैं और प्रदेश की संकल्पना को हम जब नियोजन से जोड़ते हैं तो नियोजन या प्लानिंग की परिभाषा ये होती है कि एक सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, एक सिस्टमेटिक जो एफर्ट्स किए जाते हैं, वही नियोजन होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र का डिमार्केशन करना या उसकी सीमा का निर्धारण करना, यह भी प्रदेश की संकल्पना की एक विशेषता है। और ये जो कोई भी प्रदेश होता है, मैंने पहले भी कहा कि अपने जो निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं उससे अलग होता है, उससे पृथक होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं होती हैं। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, कुछ अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पे बात करें, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का प्रभाव ज़्यादा होता हो तो हम उसको कृषि प्रदेश कहते हैं। जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों का संकेंद्रण ज़्यादा होता है उसको हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ ये एक दूसरे से इन समरूपताओं के आधार पर अलग हो गए। कहाँ एग्रीकल्चर का प्रभाव है, कहाँ इंडस्ट्रियल एफर्ट्स ज़्यादा है। इसी तरह से नेचुरल फैक्टर्स के आधार पे भी हम कह सकते हैं, क्लाइमेट के आधार पर ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है। तो यहाँ जो इक्वेटोरियल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, तो ये प्राकृतिक आधार पे किसी भी प्रदेश को वर्गीकृत करने का आधार हो गया। उसके अंदर जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, तो ये सब जब कारक जो हैं एक दूसरे को पृथक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम प्रदेश में जब समरूपता की बात करते हैं तो वहाँ के प्राकृतिक, जैविक, वहाँ का मानवीय जो प्रवेश है, वो वहाँ जो ह्यूमन एक्टिविटीज या मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, वो उनके साथ जो अंतर संबंध जो होता है, अंतर क्रियाएं जो होती हैं, उन सब चीज़ों का यहाँ अध्ययन के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जो प्रदेश की जो सीमाएं होती हैं वो जड़त्व नहीं होती, एक तरह से ऐसा नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं होते, वो डायनेमिक होती हैं, क्रियाशील होती हैं। समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों के आधार पर उनकी सीमाओं में परिवर्तन होने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। अब हमने कहा कि कोई क्षेत्र है, जैसे मैंने नेचुरल फैक्टर्स की बात की, मैंने जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस की हमने बात की, जलवायु प्रदेश की हमने बात की, तो जो वर्तमान के अंदर जो जलवायु परिवर्तन की जो क्लाइमेटिक जो चेंजेज की जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रही है या परिवर्तन की जो घटनाएं हो रही हैं, तो कुछ क्षेत्रों के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है,
जो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस थी या शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु थी, वहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु के प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। जहां ड्राई कंडीशंस थी वहां पर रेनफॉल का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वो जो हम डिमार्केशन कर रहे थे, एक प्रदेश को विशेषताओं के आधार पर, जलवायु कारकों के आधार पर हम जो अलग कर रहे थे, उसके अंदर समय के साथ परिवर्तन जो है हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर एग्रीकल्चर का प्रभाव ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। तो वो एक जो एग्रीकल्चर रीजन था, एक कृषि प्रदेश था, वो एक औद्योगिक प्रदेश के अंदर परिवर्तित होता हुआ नजर हमें आता है। ऐसा हम कहीं पे भी देख सकते हैं। और ज्योग्राफिकल जब स्टडी की थी है, हम जब भौगोलिक जब अध्ययन करते हैं तो रीजन जो होता है या प्रदेश जो होता है वो न केवल अध्ययन का, वो शोध का भी जो है महत्वपूर्ण आधार होता है। और हम आपसे जब हम मेथडोलॉजी की बात करते हैं, जब हमने आपसे अप्रोचेज के ऊपर हमने आपसे वीडियो शेयर किए थे, तो हमने कहा था दो तरह की जो विधियां होती है, एक आगमनात्मक इंडक्टिव अप्रोच और एक निगमनात्मक एक डिडक्टिव अप्रोच। और जब इंडक्टिव की बात करते हैं तो हम स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन कर कुछ समस्याओं को सॉल्व करना या कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना या नियोजन को आधार तैयार करना, तो जो प्रदेश की जो संकल्पना जो है वो कहीं न कहीं, अगर मेथडोलॉजी की बात करें तो ये जो इंडक्टिव मेथडोलॉजी जो है उसके ज़्यादा नज़दीक है। एक रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर अगर हम जब प्रदेश की संकल्पनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, हमने जब योगदान की बात की तो हेटनर हो, हार्टशॉन हो, के यंग हो, आर.ई. डिकन्सन हो, वाइडल डी ब्लास हो, हर्बर्टसन हो, कार्ल रिटर हो, रेडजेल हो, रिटर हो, तो इन सबको हमने उसके अंदर समावेशित किया कि इनका इस प्रदेश की संकल्पना या डेवलपमेंट के अंदर महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है। इस स्लाइड में हम देख भी पा रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरह की जो बुक्स हैं, चाहे वाइडल डी ब्लास की हो, चाहे डिकिंसन की हो, तो ये इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं आपसे विभिन्न जो नेट की एग्जाम हो वहाँ वस्तुनिष्ठ जो सवाल होते हैं वहाँ जरूर पूछे जाते हैं। तो ये एक जो रीजन जो होता है, प्रदेश जो होता है, वो उसकी कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब हमने बात की मेथडोलॉजी की, तो मैंने आपसे बताया कि जो रीजन जो है, प्रदेश जो होता है, जो क्षेत्र जो होता है, उसके अध्ययन में जो मेथडोलॉजी होती है वो इंडक्टिव मेथडोलॉजी या जिसको हम आगमनात्मक जो विधि कहते हैं। आप मेरे वीडियो के अंदर दूसरे वीडियो में जाइए तो हमने आपको इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथडोलॉजी के बारे में आपको समझाया है। और इसके आधार पर ही हम माइक्रो, मीजो, मैक्रो जो रीजन्स हैं उसके अंदर उसके स्पेसिफिक जो क्वालिटीज होती हैं, वो जो नियोजन के लिए जिस तरह की हमें चीज़ों की ज़रूरत जो होती है उसका हम डिविजन्स करते हैं। अब अगर हम एक ज्योग्राफिकल या भौगोलिक कारक को अगर हम देखें किस तरह से उसको माइक्रो से जो मैक्रो से माइक्रो रीजन्स तक हम जा सकते हैं। पूरी पृथ्वी को हमने जो प्राथमिक जो भूभाग होते हैं या प्रथम श्रेणी के जो रिलीफ होते हैं, फ्री फीचर्स होते हैं, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि प्रथम स्तर के उच्चावच, द्वितीय स्तर के उच्चावच, तृतीय स्तर के जो उच्चावच होते हैं, जो कॉन्टिनेंट और जो ओशियंस होते हैं, महासागर, जो महाद्वीप जो होते हैं, उनको हम प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंदर शामिल करते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया कि हमने भौगोलिक जो रीजन्स थे उनको हमने मैक्रो रीजन के अंदर पूरे पृथ्वी के संदर्भ में हमने उनको शामिल कर लिया। लेकिन जब स्टडी की बात करते हैं तो फिर उसका हमने सब क्लासिफिकेशन, जो द्वितीय श्रेणी के जो पर्वत है, पठार है, मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आ गया, तो कहीं न कहीं हम उनको मीजो रीजन्स जो होते हैं उनके रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं। और इनके ऊपर जो इरोजन और डेनुडिएशन यानी हम अनाच्छादन और अपर्दन की दोनों प्रक्रियाओं को जब हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद जो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ या इनके जो कटाव और अपक्षय से जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ,
वो जो कि तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो वो एक तरह से हम उसको माइक्रो रीजन्स के अंदर लेकर उसकी स्टडी कर सकते हैं। फर्दर हम उन चीज़ों का और सब क्लासिफिकेशन करके भी उसका अध्ययन करना संभव होता है। तो हमने यहाँ कुछ फिजिकल जो फीचर्स हैं उनको हमने आधार बना लिया। अब जब हम मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम यही कहते हैं किसी भूभाग का जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो वातावरण होता है और वहाँ रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, तो पर्यावरण और मनुष्य की जो आर्थिक सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। और प्राकृतिक वातावरण किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस अंतर संबंधों के आधार पर उस क्षेत्र के अंदर एक विशिष्ट स्पेसिफिक जो एक सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो वो भी एक रीजन को, एक स्पेसिफिक रीजन को डिफाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन अंतर संबंधों के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन, भौगोलिक जब हम अध्ययन करते हैं, फिजिकल जो ज्योग्राफिकल जब स्टडी की जाती है, तो वहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कुछ जो एलिमेंट्स हैं जब हम नेचुरल रीजन्स की बात करते हैं और जो वहाँ पर जैसा कि हमने जो प्राकृतिक वातावरण और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ अंतर संबंधों की बात की, तो इस चार्ट के अंदर हम वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भौगोलिक जो भूदृश्यावली है जो हमें देखने को मिलती है, वहाँ इसके बीच में क्या अंतर संबंध होता है और वो अंतर संबंध एक स्पेसिफिक रीजन को कैसे डिफाइन करता है, वो हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक एलिमेंट होता है, सोशल एलिमेंट होता है और नेचुरल एलिमेंट, यानी आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां और प्राकृतिक। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्राकृतिक जो कारक है इन आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य के द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां उस क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक वातावरण या वहाँ की जो भौगोलिक जो दृश्यावली है उसके द्वारा ही निर्धारित होती है। हम देख सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग तरह की होती है, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अलग तरह की होती है। वहाँ पर नेचुरल रूप से अवेलेबल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता वहाँ के लोगों की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है। तो यहाँ आर्थिक तत्व यानी वो आर्थिक क्षेत्र को निर्धारित करेगा, सामाजिक क्षेत्र को निर्धारित करेगा और प्राकृतिक क्षेत्र को, और ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से आर्थिक और प्राकृतिक क्षेत्र से प्राकृतिक आर्थिक क्षेत्र का निर्माण होता है और प्राकृतिक और सामाजिक से आमोद प्रमोद यानी किसी जो सामाजिक जो एक्टिविटीज होती है, मनुष्य अपनी आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अपने जीवन को सरल और क्या कहते हैं खुशनुमा बनाने के लिए वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को एंजॉय करता है और उसके कारण ही एक इस तरह का आमोद प्रमोद क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। अब जब टूरिज्म की बात करते हैं तो वो मनुष्य उस प्राकृतिक वातावरण को एंजॉय करना चाहता है, उस एक को आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो वहाँ सामाजिक तत्व और प्राकृतिक तत्वों से इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है क्रिएट होता है। आर्थिक और सामाजिक चीज़ों से आर्थिक सामाजिक क्षेत्र का निर्माण होता है और जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं वो नो डाउट प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होती हैं, लेकिन ये भी किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधियों के निर्धारण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इन सब चीज़ों को हम समाकलित रूप से देखना चाहें, आर्थिक सामाजिक, प्राकृतिक आर्थिक या आमोद प्रमोद की बात करें, यानी वहां पर रहने वाले लोगों का जो सांस्कृतिक जो स्वरूप है जो प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम भारत के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें जो कि नियोजन जो तात्कालिक समय के अंदर जो योजना आयोग जिसको हम नीति आयोग वर्तमान में कहते हैं या वर्तमान में नीति आयोग कह लें, तो लेकिन जब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को डिवाइड हमने किया था तो इसके अंदर प्लानिंग कमीशन और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA के द्वारा इसको डिमार्केशन किया गया। तो वहाँ पर प्राकृतिक और आर्थिक सामाजिक जो गतिविधियां थी उन सबका वहाँ पर ध्यान रखा गया। एक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन यानी एग्रीकल्चर और
प्राकृतिक वातावरण, और एग्रीकल्चर के ऊपर वहां पर रहने वाले लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य जो होते हैं उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो वो एक तरह से एक समाकलित क्षेत्र के रूप में इसको सभी तत्वों को जब हम शामिल करते हैं तो एक रीजन जो होता है उसका जो डेवलपमेंट जो होता है वो किसी एक कारण से नहीं, वहाँ के सभी इकोनॉमिक, सोशल और नेचुरल जो एलिमेंट्स होते हैं उसके आधार पे उसके डिमार्केशन की एक इंटीग्रेटेड जो कॉन्सेप्ट है, ये इंटीग्रेटेड जो क्षेत्र होता है, रीजन जो होता है, उसका हमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। एक चीज और है, जब हम आगे इसको स्टडी करेंगे, इसकी जो मेथडोलॉजी या सीमांकन का जो आधार है उसको जब हम समझेंगे, आज हम आपको इस रीजन की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश की, और मैं चाहूँगा कि बच्चों की डिमांड्स भी आती है, मैं नो डाउट एफर्ट करूँगा। क्रिस्टोलर के लिए मुझसे कहा गया है मैं क्रिस्टोलर और लॉस का कंपैरेटिव स्टडी आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। कुछ बच्चों ने कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित जो कुछ वीडियोज़ की डिमांड की है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अभी मैं कुछ 10-12 वीडियो इस रीजन और रीजन प्लानिंग से जुड़ा हुआ कहूँगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हो तो ये जो कॉन्सेप्ट है, विशेषकर जो पीजी के जो स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये वीडियोज आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। और जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो ये ऑल ओवर, आप जब कहीं ऐसे लिखते हैं या कोई आपसे एक अप्रोच की बात की जाती है, विशेषकर जब हम यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ जब मेंस की एग्ज़ाम होती है तो उनका जो जोर इस बात पे रहता है कि आप अपने हिसाब से आइडियाज़ को डेवलप करें, आप एक कॉन्सेप्ट लेके चलें। तो ये जो रीजन और रीजनल प्लानिंग की जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो जीके का पेपर हो, जो ज्योग्राफी का पेपर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो, इवन पॉलिटिकल साइंस। और क्योंकि हम जब रीजन्स की बात करते हैं, जब रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुस्तरीय नियोजन या मल्टी लेवल जो प्लानिंग की कॉन्सेप्ट बात आती है, जब हम केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, इवन ग्राम पंचायत स्तर पर जो नियोजन की प्रक्रियाओं को जब अपनाया जाता है तो वहाँ पर ये जो रीजन की कॉन्सेप्ट जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राजनीतिक आधार पे या प्रशासनिक इकाई को मान लीजिए और एक नेचुरल रीजन्स की बात मान लीजिए, तो उनके डिमार्केशन के अंदर भी ये जो नेचुरल जो रीजन्स होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको अगर वीडियोस पसंद आते हैं आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो डिमांड्स हैं जो वीडियोस के संदर्भ में आप रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह के जो वीडियोस हैं मैं आप लोगों से शेयर करूं। धन्यवाद।